सभी सम्मानित श्रोताओं को प्रातःकालीन नमस्ते नमस्कार। मैं आज विशेष रूप से ये बताऊंगा कि शिक्षा पर शिक्षा और चर्चा बार बार सुन रहे हैं। परीक्षा और चर्चा से पहले शिक्षा और चर्चा, और कहते हैं लोकतंत्र की व्यवस्था वहीं सफल होती है, डेमोक्रेटिक सेटअप, जहाँ शिक्षित मतदाता जो शासन की नीतियों को समझ पाएँ। और उसी कड़ी में मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि औपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ये साक्षरता बढ़ाने के कार्यक्रम थे, आज वो दौर नहीं रहा है। सभी अभिभावक रेहड़ी पर सामान बेचने वाला व्यक्ति चाहता है मेरा बच्चा हो बहुत अच्छी तालीम या शिक्षा हासिल करे, एजुकेशन हासिल करे और उस पद पर हासिल हो। ये समझ हमारे समाज के सभी वर्गों तक पहुंच चुकी है। आप गांव, शहर, कच्ची बस्ती, पक्की बस्ती, शिक्षा के मामले में समझ सबकी परिपक्व हो चली है। अब ज़रूरत प्लेटफॉर्म की, ताकि लोग वहाँ तक आने को तैयार हैं, पर आने के बाद में वह व्यवस्था तैयार हो। अलग अलग चर्चाएँ की जा रही हैं, शिक्षक सम्मेलन, शिक्षकों को सम्मान, इस तरह की बातें बहुत की जा रही हैं कि हम आपको दिलवा देंगे। नहीं, मैं राजनीति विज्ञान को अपना विषय रखूँगा, ज़्यादा इधर उधर न जाकर चर्चा में। अभी मेरे को से एक बादली, जो हरियाणा का विधानसभा क्षेत्र भी है और सक्रिय राजनीति का गढ़ रहा है, रोहतक लोकसभा क्षेत्र राजनीतिक रूप से कई बार सक्रियता दिखा चुका है। यहाँ से चौधरी देवीलाल 1989 का चुनाव उप प्रधानमंत्री बनने के दौरान भी जीता था। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ बादली से निर्वाचित रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के युवराज, जिनके पिताजी 10 वर्ष तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और कहा है मैं तुम्हारे लिए जीता हूँ। बड़ी अच्छी बात है। हम किसी को यहाँ आलोचनाओं का शिकार बनाने के लिए नहीं खड़े हैं। आगे की नीति तय करेंगे। झज्जर दिल्ली से सटा क्षेत्र है और बादली उससे भी ज़्यादा सिर्फ दिल्ली की सीमा से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है और स्वयं दिल्ली का ही क्षेत्र बॉर्डर पार करने बाद में शैक्षिक रूप से और शैक्षिक सुविधाओं के रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र। सबसे बड़ी आवश्यकता कि विद्यालय की है। आजकल नामचीन विद्यालयों की आवश्यकता है। ग्रामीण परिवेश में 100 करोड़ रुपए की धनराशि जुटाकर विद्यालय का एक सक्षम संचालन किया जा सकता है। और बादली में यही कहूँगा कि राजनीतिक सक्रियता बहुत बढ़ी हुई है। जातीय जो भोजन लोगों द्वारा पकाए जा रहे हैं कि यहाँ हमारे सम्मेलन आज प्रसादी वितरण है, आज फलाना समाज परसों दिखड़े, ये बातें नहीं चाहिए हमें। वहाँ नेता आए, उनको अपने शिपलाकारों को 10,000 रुपये, भैया मेरे नाम से भी इसमें लिखवा देना प्रसादी में। प्रसादी वाला काम चलता रहे, वो किसको खिलाता किससे खाता है। जनता की ज़रूरत एक सक्षम संस्थान से है। 100 करोड़ का विद्यालय। और ये भी चर्चा सुनने में आ रही कि वर्तमान में जो भावी प्रत्याशी हैं उनमें से एक ने कहा कि मुझे यहाँ की जनता जिताने का मौका देगी तो विधानसभा शपथ के तुरंत बाद मैं इस क्षेत्र की जनता के लिए 100 करोड़ की विद्यालय की नींव रखूँगा। जनता की जूते और मेरा सिर और साथ में इस्तीफा होगा, ईद में इस पर खरा नहीं उतरता। बड़ी बहादुर पहल है। मास्टर बात करी पढ़ाई की, डॉक्टर दवाई की और दर्जी कढ़ाई की, आज वही बात हो गई। पुराने लोग कहते किसको चाहिए बरसना और किसको चाहिए धूप, किसको चाहिए बोलना, किसको चाहिए चुप।
तो समाज को शिक्षा की अगर आवश्यकता है तो बादली की तरह ही सबसे पहले मैंने पहले कहा था, हरियाणा में बहुत लोगों को बसने के लिए आना है। रियल इस्टेट भी ये शोध करवा रहा है बार बार कि बाकी प्रदेशों से लोग यहाँ बसने के लिए आएंगे। जैसे प्राचीन समय राजस्थान से लोग यहाँ पानी के उपलब्धता चलते सिंध तक के लोग यहाँ आए थे पशु चरवाओं के रूप में। तो लोगों को इसी हरियाणा में आना है, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, पंजाब से, हिमाचल से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, यानी भारत के राज्य और दूसरी जगह से भी लोग आएंगे। जो NRI वगैरह हैं कहते हैं कि उनका डेस्टिनेशन हरियाणा है। NCR क्षेत्र में जो चारों ज़िले हैं यहाँ वो दिल्ली के स्थान पर बसने को, फ्लैट खरीदने को प्राथमिकता देते हैं। तो मेरा मुख्य विषय आज शिक्षा, और शिक्षा में भी 100 करोड़ का विद्यालय जो प्रत्याशी ने घोषित कर रखा है मास्टर जी ने, इस तरह के लोगों के हाथ मजबूत किए जाएं। हमारे पास और क्षेत्रों के प्रत्याशी हैं। अगर कोई ये कहे कि भैया ये प्रत्याशी कहाँ मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं। यदि किसी को भी तोशाम, दादरी, बारडा क्षेत्र भी, बाउल क्षेत्र भी, बाउल बहुत ज़्यादा टैक्स देता है। नामचीन विद्यालयों की आवश्यकता है, हमारे बच्चे नहीं, मैं कह रहा हूँ बाहर से बच्चे हैं। बादली में जब बनेगा, बहादुरगढ़ में संस्थान बनेगा तो दिल्ली देहात के पास भी ज़्यादा कुछ नहीं है। गाल बजाने वाले मिल सकते हैं कि ये कर दिया वो कर दिया। दिल्ली देहात के शैक्षिक स्तर से परिचित बड़े बड़े गाँवों में भी एक MBBS की डिग्रीधारी बच्चा मिलना मुश्किल हो जाएगा। IIM से पास आउट बच्चा मिलना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली देहात के ज़िले में IAS मैन में चयनित बच्चा मिलना मुश्किल हो जाएगा। आज भी मुझे पता अच्छे से, नेतागिरी में अपनी चर्चाएं चल सकती हैं, ये किया गया वो किया गया, नहीं, अभी मैं दौर बदलना है। मैंने पहले भी कहा था कि बादली एक बहुत अच्छे दबंग राजनेताओं का गढ़ रहा है, परंतु तो शिक्षा के नाम पर ज़्यादा कुछ मिला नहीं। और शिक्षा भी इस स्तर जो एक एक्सट्रीम पोजीशन की शिक्षा होती है तो रोज़गार जुटा देती है। कहते हैं शक्ति के उपासक बहुत हैं, जब व्यक्ति की योग्य बन जाता है तो उसके पुजारी बहुत हैं, उसको भी सेवा के लिए आमंत्रित करने वालों की भीड़ लग जाती है। जैसे अदालत में 4 वाद जीतने के बाद में वकील को सेवा की नौकरी की आवश्यकता नहीं होती, न वो जज लगना चाहता, न PPA लगना चाहता, अपने आप वादी प्रतिवादी में भीड़ जुट जाती है कि साहब आपकी चर्चा सुनी है, आप केस जीत जाते हो, कोर्ट में जिले में आपकी जीत होती है। तो वही बात मैं जनता से कहूँ, आप भी अच्छे वकील बने और 100 करोड़ का विद्यालय, अनुशासित विद्यालय और जनप्रतिनिधि की सहभागिता वाला विद्यालय जहाँ किसी भी तरह की बुराई नहीं बल्कि सभी अच्छे देखने को मिले। मैं हरियाणा के सभी विधानसभा और भावी और वर्तमान विधायकों से कह रहा हूँ, ये बिरला पब्लिक स्कूल का मॉडल पेश कर रहा हूँ, जहाँ का 4 साल का बच्चा तुतलाते हुए आता है और सफ़ेद घोड़े पर विचरण करने के बाद उसके साथ एक मौसी अटैच की जाती है, मम्मी नहीं मौसी। BSc B.Ed MSc B.Ed क्वालिफाइड लेडीज़ को अटेंडेंट के रूप में उसको किया जाता है कि आपकी ये छोटी मम्मी है, ताकि बच्चा ज़्यादा उससे अटैच रहे, अपनी मम्मी को भूल जाता है और वहीं हंसना खेलना सीख जाता है, दिल लग जाता है और वो नहीं घर को याद करता। विद्यालय उसके लिए जीने का एक घर बन जाता है। तो ऐसा विद्यालय बनाने पर जोर दें। बिरला पब्लिक स्कूल की सैकड़ों वर्षों से धमक है, सैकड़ों ने तो मैं ज़रूर कहूँगा, 1933 में स्थापित है। बिरला परिवार द्वारा पिलाने में उस विद्यालय से लाखों बच्चे देश और विदेश के, मैं ये भी बताना चाहता हूँ, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बच्चा वहाँ मिल सकता है, तमिलनाडु केडर के IAS अधिकारी का बच्चा वहाँ मिल सकता है। लोग आते हैं। सिर्फ कस्बा तहसील भी देरी से अभी बना है, सब डिवीज़न तो बना भी नहीं है। उससे एक 100 करोड़ के स्कूल ने उस नगरी को पहचान दिलाई, उस परिवार को पहचान दिलाई। तो आज मैं यही कहूँगा, बादली से भी, इसलिए मैंने किसी का नाम साझा नहीं किया है, या जितने प्रत्याशी
जो कहते मैं ट्रैक्टरों खेतों में चलूँगा, भैया हम चलाएंगे आपको ट्रैक्टर है नहीं, हम आपको बनाएंगे, आपके अंदर पावरफुल इंजन और बढ़िया लगवा देंगे, आप चिंता ना करें। और वही लोग आएँ जो 100 करोड़ का विद्यालय इस क्षेत्र को, देश के इस ज़िले को लाभ होगा और दिल्ली हरियाणा दोनों सूबों को लाभ होगा। तो ये मेरी शुभकामनाएं हैं कि सभी जगह ऐसे लोग आगे बढ़ें। हमने पहले कहा था हम यहाँ किसी दल या किसी व्यक्ति की पैरवीकार नहीं है, सबसे बड़ी यही घोषणा कर रखी है। आम का हो, जाप का हो, किसी भी दल का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, इन लोग जज्बा या कई क्षेत्रीय दल हरियाणा में कार्यरत भी हैं, सक्रिय अवस्था में है। हरियाणा विकास पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी, हरियाणा जनहित कांग्रेस, या ढेरों, हरियाणा विशाल पार्टी है। हरियाणा के नेता इस मामले में बड़े दबंग रहे हैं और समय समय अपनी धमक दिखाते रहने नई पार्टियों का गठन करके। ऐसा उदाहरण अन्य प्रदेश में नहीं मिलता। राव वीरेंद्र सिंह जी द्वारा हरियाणा विशाल पार्टी, चौधरी देवीलाल अपनी पार्टी को अलग अलग नामों से निर्माण में व्यस्त रहते थे, सफलता प्राप्त करते थे। आगे चलकर चौधरी बंसीलाल जी ने हरियाणा विकास पार्टी बनाई और सत्ता की दहलीज तक पहुँचे और संसद में सांसद तक पहुँचाए अपने दल से निर्वाचित करवाकर। और इसके बाद में क्रम आगे बढ़ा चौधरी भजनलाल का, उन्होंने भी शासित स्वयं निर्वाचित होकर और दूसरे विधायक निर्वाचित करवाकर अपनी धमक दिखाई। हरियाणा की राजनीति में व्यक्तिगत धमक बोला कहा जाएगा कि किसी दल की पहचान हटाकर अपना खुद का अस्तित्व अपने दल से दिखाना आदमी की राजनीतिक धमक दिखाई देती है। तो इस तरह चलता रहा हमारा, और भी गठन की प्रक्रिया जारी है। जज्बा वर्तमान में इसी साल अस्तित्व में आई और जो चुनाव हरियाणा का 19 का था उसमें उसने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो मैं कहूँगा हरियाणा की राजनीति और खेल का अखाड़ा है। मैं इस प्रदेश को इसलिए आधार बना रहा हूँ, ये देश के बाकी राज्यों के लिए उत्तर प्रदेश राजस्थान क्षेत्र और आबादी में बड़े हो सकते हैं, परंतु राजनीतिक खेल की उतनी बड़ी धमक उन राज्यों के पास नहीं है, ये मैं साफ बता देना चाहता हूँ। तो ये रोल मॉडल स्टेट है पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स का इंडिया के लिए। अच्छी पॉलिसीज़ भी ये लोग समय समय लेकर आए हैं। आज भी इतनी कल्याणकारी योजनाएं हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही है। मैं ये भी एक दावा करता हूँ 28 नहीं 30 मुख्यमंत्री अगर दिल्ली और पांडिचेरी वाले को मिलाकर 30 मुख्यमंत्री हैं। आज भी आप किसी भ्रम में को पालने की जरूरत नहीं है। हरियाणा सरकार की नीतियों को लेकर आगे आप अध्ययन करके देख लें। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ, महिलाओं जो बालिकाएं जो हैं उनको हरियाणा सरकार आज भी 60 किलोमीटर तक मुफ्त बस यात्रा करवाती है। ये जो पॉलिसीज जो अभी और सरकारें लेकर आ रही हैं दिल्ली और तमिलनाडु, महिला मुफ्त बस यात्रा, तो हरियाणा सरकार पहले भी ली आई थी छात्राओं के लिए। हालांकि महिलाओं के लिए इस तरह की भी नहीं है, परंतु और ढेरों कल्याणकारी योजनाएं हैं हमारे यहाँ क्षेत्र में। तो मैं शिक्षा पर आज केंद्रित रहूँगा, जन शिक्षा बढ़ाने के लिए कि 100 करोड़ की लागत वाले विद्यालय कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट्स, मैं सरकार की तरफ से पैरवी नहीं करूँगा इस तरह की। सरकारी स्कूलों में बड़ी ग्रांट भेजकर आदि को साफ करके आदि का रंग दिखाया जा सकता है, ये औपचारिकताएँ दिखाई जा सकती हैं, फोटो डाली जा सकती हैं। ज़मीनी सतह पर उतना काम नहीं होगा। एक बार आप कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ाएं दमक बनाने के लिए, और कोऑपरेटिव या प्राइवेट जो भी है उसके लिए 100 करोड़ का इंस्टीट्यूट हर, और जिसका हेड विशेष रूप से मैं कहूँगा उस विधायक की बेटी या बहू ही रहेगी, वो स्वयं भी नहीं रहेगा। विद्यालयों में महिलाओं की उपस्थिति ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इससे अनुशासन बढ़ेगा। धन्यवाद।